पहली किरण जैसे ही धनपुर गांव की छोटी सी नहर पर गिरी, हवा में रुई की तरह उड़ते धूल के कणों के साथ एक आवाज गूंजी, छपाक छपाक। ये आवाज थी गांव के धोबी प्रताप की, जो नहर के किनारे कपड़ों को पटक पटक कर धो रहा था। उसके हाथों की त्वचा सूखकर फटी हुई थी, लेकिन चेहरा एक अलग ही ताजगी से भरा हुआ था। इस चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत के बिना कोई फल मीठा नहीं होता। हर कपड़े की अलग कहानी है। चौधरी के कपड़े जरा ज्यादा घमंड से लथपथ है, स्कूल मास्टर के कपड़ों में स्याही की महक है, और रमा काकी की साड़ी, उसमें तो पूरे परिवार की थकान छुपी होती है। कुछ ही दूरी पर उसकी पत्नी गोमती खड़ी थी। दिन भर के श्रम के बावजूद अपनी आंखों में एक विशेष चमक लेकर चलती थी। उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की झलक होती, भले ही कंधों पर बोझ हो। ये जी अकेले क्या बरबरा रहे हो? आप जरूर थक गए हो। जब भी थकान होती है आप ऐसे ही अपने आप से बात करते रहते हो। आप ऊपर आइए, बाकी के कपड़े मैं धो देती हूँ। गोमती, ये थकान नहीं है, मैं तो बस अपने काम के बीच थोड़े खुद से ही बात कर लेता हूँ, इससे मेरे मन को अच्छा लगता है। प्रताप की बातें सुन के गोमती थोड़ा मुस्कुराते हुए चुप हो गई। तभी प्रताप ने गोमती से उनके एक लौटा बेटा विक्रम के बारे में पूछा। अरे गोमती, हमारा बेटा विद्यालय गया कि नहीं, या अभी तक उठा ही नहीं? वो इतनी देर तक नहीं सोता, वो भी आपके जैसा मेहनती है, आपको तो पता ही है। मैंने तो उसको विद्यालय जाने के लिए तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद मैं आपकी मदद करने चली आई। फिर उन्होंने देखा विक्रम अपने छोटे से बस्ता लिए घर के अंदर से उनके तरफ आया। उसकी आंखों में सवाल था और दिल में कुछ ख्वाहिशें। 10 वर्षीय था वो, लेकिन उसकी आंखों में वह समझ थी जो उसके माता पिता के जीवन की कठिनाइयों ने उसे दी थी। बाबूजी, आज विद्यालय में कविता पाठ है, पर मेरी किताब का पन्ना ही फट गया है। शायद मास्टर जी डांटेंगे मुझे। आज स्कूल जाऊं कि नहीं बाबूजी? बेटा, तेरे बाबा की जिंदगी भी पन्नों की तरह फटी हुई है, मगर देख, मैं फिर भी रोज एक नई कहानी लिखता हूँ। तुझे भी लिखनी है सच्चाई की, ईमानदारी की। तू अभी विद्यालय जा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं तुझे एक नई किताब खरीद के दूंगा। आप बात तो सही कह रहे हो जी, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब अवस्था में ही रहेंगे? हम तो अपने बेटे को एक नई किताब भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रताप ने चुपचाप कपड़े की टोकरी उठाई और घर की ओर निकल पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे लगा कि इस घर की तकलीफें उसी के कंधे पर हैं। अगर वह सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ेगा तो एक दिन वह अपने परिवार को हर दर्द से मुक्ति दिला सकता है। गांव में सभी जानते थे कि प्रताप अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाता है। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, उसकी मेहनत ही उसकी पहचान थी। एक दिन यह मेहनत उसे जरूर किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगी। कुछ ही दूरी पर उसकी नजरें गांव के 2 बिगड़ैल लड़कों पर पड़ी, मंगतू और शिवरा, जो उसे देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अबे देखो तो जरा, ये हमारे गांव का कपड़ों का रक्षक आ रहा है। देखो तो कैसे कपड़ों का राजा बन के घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, राजा नहीं, शायद किसी बड़े घर का नौकर बन जाए, वही इसके लायक है। प्रताप ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसकी चुप्पी ने उन लड़कों का मजाक बनाना और भी तेज कर दिया, लेकिन प्रताप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि उसका मार्ग सच्चाई का है, और जो किसी के मार्ग में रुकावट डालते हैं उनका खुद का रास्ता हमेशा अवरुद्ध रहता है। शाम होने से पहले ही प्रताप सेठ हरनाम के घर पहुंचा। कपड़ों की पोटली जमीन पर रखी और दरवाजे में दस्तक दी। कुछ ही देर में सेठ जी बाहर आए। कहाँ मर गया था? इतनी देर क्यों लगा दी? तू क्या खुद को राजा समझता है? जो इतनी आराम आराम से आया है, ये ही चलता रहा तो तुझे कपड़े देना बंद कर दूंगा। सेठ जी, कपड़े ठीक से सूख नहीं पाए थे, सोचा अधगिले कपड़े आपके हाथ ना दूं, इसलिए देर से आया। अच्छा, ऐसा है तो ये क्या है? ये कपड़े तो अब भी बदबू दे रहा है। जरूर तूने कपड़े धोने में गड़बड़ की है, और तूने साबुन बचाने के लिए भी ऐसा किया होगा, है ना? आप चाहें तो दोबारा धो दूं सेठ जी, पर मैं कभी ईमानदारी नहीं बचाता। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया था। मौसम फीका था, इसलिए कपड़े सूखने में समय लगा, और इसी कारण कपड़े बदबू दे रहे हैं। वहीं पर खड़ी थी सेठ की बेटी सरिता। शहर से लौटी थी, शिक्षित थी और नजरिया बिल्कुल अलग। पिताजी,
प्रताप जी को देखिए, इनके पास ना धन है ना ओहदा, फिर भी जितनी गरिमा इन्होंने दिखाई है वैसी तो आप में भी नहीं। आप क्यों इनको खरी खोटी सुना रहे हो? तू भी अब इसका पक्ष लेगी? तू कुछ नहीं जानती गांव के लोगों के बारे में। ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कपड़े धोने का काम जानता है और उसमें भी बेकार ही काम करता है। तो क्या हुआ? ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास तो करता है ना, और किसी की मेहनत का ऐसे मजाक बनाना नहीं चाहिए पिताजी। प्रताप सरिता की आंखों में आश्चर्य से देख रहा था। उसने पहली बार किसी अमीर की बेटी को अपने लिए इस तरह बोलते देखा था। उसने बिना कुछ कहे कपड़े उठा लिए और वहां से निकल आया। घर लौटने पर गोमती प्रताप से बोली, ये जी आप आ गए, लेकिन आप ये कपड़े वापस क्यों लेके आए और ये उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं गोमती, बस सेठ जी देर से जाने की वजह से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि कपड़ों से बदबू भी आ रहा है और बोला कि ऐसे चलता रहा तो आगे से मुझे कपड़े धोने के लिए नहीं देंगे। रात को प्रताप आंगन में जाकर आसमान देखने लगा। चांद अधूरा था जैसे उसकी जिंदगी, लेकिन तारे झिलमिला रहे थे। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में खोट हो तो मुझे और दुख दे, पर अगर सच्ची हो तो एक दिन मेरी भी बारी आए। मैं अपने बेटे को ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं जहां उसे कभी किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। हवा में एक मीठी सरसराहट हुई, जैसे ब्रह्मांड ने उसकी बात सुन ली हो। प्रताप अगली सुबह जल्दी से उठकर सेठ के कपड़े लेकर उसके घर गया। सेठ जी, आज मैं आपके कपड़े सूखा कर लाया हूं और इसमें कोई बदबू भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आज कपड़े ठीक लग रहे हैं, लेकिन आइंदा से कपड़े लाने में देरी मत करना, नहीं तो अगली बार से तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आगे से ध्यान रखूंगा। और हाँ सेठ जी, आज कुछ धोने को कपड़े हैं क्या आपके पास? आज नहीं है, तू बाद में आना, जब होगा मैं तुझे बोल दूंगा। सेठ से यह सुनने के बाद प्रताप भारी मन से घर की ओर निकला और रास्ते में और भी 2-3 घरों में कपड़ों के लिए पूछा, लेकिन कहीं से उसको आज कुछ नहीं मिला। प्रताप खाली हाथ घर लौटा। गोमती प्रताप को देखकर बोली, ये जी आज फिर क्या हुआ जो आज भी उदास होके आए हो? सेठ जी ने फिर से कुछ कहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है गोमती, तुम तो जानती ही हो हमारे हालत कैसे है, और इस हालत में अगर काम नहीं मिले तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। आप ठीक कह रहे हो जी, लेकिन आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? आजकल धोबी को कपड़े देना कम कर दिया है लोगों ने। बहुत से अमीरों के पास तो कपड़े धोने की मशीन होती है। मशीन से कहा कपड़े अच्छे से साफ होते हैं गोमती, हाथ की मेहनत की बात ही अलग होती है, लेकिन लोग ये बात कहां समझेंगे? इस आधुनिकता ने मानो हम जैसे कुछ गरीबों की रोजी रोटी ही छीन रहा है। गोमती ने प्रताप की बात सुन के उसकी तरफ देखा। उसको देख के गोमती को प्रताप की आंखों में गरीबी की दुख और अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ न कर पाने का चिंता साफ दिख रही थी। आप छोड़िए ना इन सब बातों को, हम कर लेंगे कुछ न कुछ। आप बस सच्चे मन से काम कीजिए, भगवान जरूर हम पे कृपा करेंगे। प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर निकल आया। वो गांव में कुछ काम मिलने की उम्मीद में निकल आया था। वह पहले सेठ हरनाम के पास पहुंचा और उसने दरवाजे पे दस्तक दी। सेठ हरनाम बाहर आते ही प्रताप से ऊंची आवाज में बोला, क्यों रे प्रताप, अब क्या लेने आया है तू? पैसे लेने आया है क्या? तुझे तो मैंने पहले ही पैसे दे दिए थे, अब क्या चाहिए? जी सेठ जी, आपने पहले ही दे दिए थे और मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ और काम चाहिए था। अगर आपके पास कोई मजदूरी वाले काम है तो आप मुझे दीजिए, मैं कर दूंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मजदूरी वाले काम? तू क्या अब ये सब करने लगा है? तुझे आता भी है? सेठ जी, पहले कभी किया तो नहीं, लेकिन मैं करूंगा सेठ जी, क्योंकि इन दिनों कपड़े धोने का काम अच्छा नहीं चल रहा और बीच बीच में बारिश भी हो जाती है तो कपड़े सही से नहीं सूख पाते। इसी कारण लोग कपड़े ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या मैं तुझे ऐसे ही काम पे लगा दूं? तुझे कपड़े धोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है?
चला जा यहाँ से, कोई काम नहीं है तेरे लिए। जो भी काम है वो मैंने दूसरे मजदूरों को दे दी है। तू जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। सेठ की बात सुन के प्रताप को बुरा लगा और वहां से गांव के बाजार तक गया ताकि उसे कुछ काम मिल सके। बाजार जाके उसने एक दुकानदार से काम मांगा। अरे भाई, मेरे लायक कुछ काम है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है भाई। अरे प्रताप, तू काम मांगने आया है? अरे भाई, धोबी का काम छोड़ दिया क्या, या फिर उस काम से मन ऊब गया तेरा? नहीं भाई, इन दिनों कुछ काम नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए तुम्हारे पास काम मांगने आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ काम नहीं है। तू सेठ हरनाम के पास जाना, उनके पास तो काम होते हैं। और वैसे भी तू तो कपड़े के लिए उनके घर आता जाता ही रहता है, तुझे तो कुछ काम दे ही देगा। प्रताप ये सुन के दुखी स्वर में बोला। अरे भाई, गया था लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो बड़ा सेठ है, उनके उधर काम करने वालों की कमी नहीं है। भला मुझे क्यों ही कुछ काम देंगे? छोड़ो भाई, मैं दूसरों से पूछता हूँ। ये बोल के प्रताप और भी कई लोगों से काम के लिए पूछता है, लेकिन उसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता। प्रताप थक हार के घर की ओर निकला। घर पहुंचते ही उसने देखा कि गोमती और उसका बेटा विक्रम उसका बेसब्री से राह देख रहे थे। ये जी, आप यूं बिन बताए कहाँ चले गए थे? हम तो डर गए थे, आपको कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे? अरे मुझे क्यों कुछ होगा? मैं तो काम मांगने गया था, लेकिन कहीं से मुझे कुछ काम नहीं मिला। ऊपर से कपड़े धो धो के मेरे कमर में दर्द होने लगा है। कुछ देर चलने लगता हूँ तो दर्द से जान निकल जाता है। बाबूजी, आप कपड़े धोना छोड़ दीजिए। माँ और मैं कुछ न कुछ करके घर चलाएंगे। जब तक आपके कमर का दर्द ठीक नहीं होता, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, तेरा ये पढ़ने लिखने का समय है। तू अच्छे से पढ़ाई कर और कुछ काबिल बन, मेरा यही मनोकामना है। बाबूजी, मैं तो बड़े होकर कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और गांव के सब किसानों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन बाबूजी, मैं आपको ऐसे मुश्किल में भी नहीं देख पा रहा। मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ बेटा, तू बनना और नाम ऊंचा करना। तुझे ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरे बाबूजी और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। अभी तू जा, रसोई में खाना रखा है। तू अभी विद्यालय से आया है, जाके कुछ खा ले। विक्रम के अंदर जाने के बाद गोमती प्रताप से पूछती है। ये जी, विक्रम अंदर चला गया है। अभी आप मुझे खुल के बताओ, क्यों इतना परेशान हो इन दिनों? क्या बताऊं गोमती, दिन व दिन काम कम मिलने लगे हैं। मैं तो कोई दूसरा काम भी नहीं जानता। ऊपर से अपने बेटे की भविष्य का भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए अच्छे से